नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं बीमाओं का जो उपयोग हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने 2 उपयोग पढ़ लिए थे, तीसरा आपको बताना था। तीसरा उपयोग आपको बता दें कि किसी भी बीमीय मात्रक हम आसानी से किसी भी भौतिक राशि का बीमीय मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। बीमीय मात्रक का मतलब क्या होता है? जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, F का यानी कि बल का, त्वरण का, आयतन का, घनत्व का, दाब का, क्षेत्रफल का, ये सब आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। और इन व्युत्पन्न राशियों के हम मात्रक भी जानते हैं। और बीमीय मात्रक का मतलब हम इन्हें MLT की घातों के रूप में लिखें, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो तीसरा उपयोग तो आपको बताना नहीं है कि किसी भी राशि का हम बीमीय सूत्र लिखने में हमें बीमीय विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है या इसकी हमें सहायता मिल सकती है। एक आखिरी उपयोग बचा हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा उपयोग है। और आपको बता दें कि यदि आप पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आप बच्चे हो, रोज़ रोज़ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप तो गुरु की बात तो माननी ही चाहिए। शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो भाई, और सब्सक्राइब तथा बेल आइकन करना बिल्कुल ना भूलो। चलिए आपको बताते हैं अगला उपयोग, मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण। यानी कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर मैंने लिखा 1 मीटर या लिखा 100 सेंटीमीटर, तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम चाहे 100 सेंटीमीटर लिखें या 1 मीटर लिखें, या मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किसी भी में हम इसे कन्वर्ट करके आसानी से लिख सकते हैं, और सभी मान क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन आपको ध्यान एक बात का देना है कि जैसे जो ये मीटर है या 1 मीटर जो लिखा हुआ है, ये लंबाई को व्यक्त करता है, और लंबाई एक भौतिक राशि है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें उस भौतिक राशि के परिमाण यानी कि जो संख्या है और उस भौतिक राशि के मात्रक को गुणा करके लिखना पड़ता है। यदि हम परिमाण को छोड़ दें या मात्रक को छोड़ दें तो हम उस भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ चुके होंगे कि अगर 1 और मीटर दोनों में से किसी को मैं मिटा दूं तो आप इसे पहचान नहीं सकते हैं कि ये कौन सी राशि लिखी गई है। या मैं मीटर लिख दूं तो इसे हटा दूं तो भी आप नहीं समझ सकते हैं कि ये किस राशि के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि मीटर लिखने से यहाँ पे कोई परिमाण नहीं है, कोई नहीं है, तो मतलब 0 0 से गुणा होगा तो ये मान 0 हो जाएगा। यानी कि बिना परिमाण के किसी भी राशि को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के इतना आपको ध्यान देना है कि किसी भी राशि को लिखने के लिए परिमाण और उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। अब हम जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने वाले हैं, हम बीमीय विधि द्वारा ये काम आसानी से कर सकते हैं। वैसे इसके और भी तरीके होते हैं, वो तरीके भी आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन बीमीय विधि से किसी भी भौतिक राशि का एक मात्रक एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाता है, ये आपको जानना होगा। जैसे मैंने कहा कि कहीं पे लिखा हो 1 मीटर और आपसे कहा जाए कि इसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर या किसी भी मीटर में आप बदल के दिखाओ। यानी कि इसका जो पद्धति है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। जैसे आपको लिखा गया हो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे जो इसका मात्रक दिख रहा है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि MKS पद्धति का दिख रहा है। यदि आपसे कहा जाए कि इस भौतिक राशि का जो मात्रक है उसे CGS पद्धति में या FPS पद्धति में बदल के दिखाओ,
तो इसको हम CGS या FPS या SI पद्धति में बीमीय विधि द्वारा कैसे बदलते हैं, ये आज हम इसमें सीखने वाले हैं। मान लेते हैं कि कोई एक भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि के जो आंकिक मान हैं वो कौन कौन है, N1 और N2। कोई एक भौतिक राशि है, Q मान लेते हैं या P मान लेते हैं। माना कोई एक भौतिक राशि P है जिसके दो मान हैं, N1 और N2 हैं। अब N1 और N2 यानी कि जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 और 100 की बात ये कर रहा है, N1 और N2 की। तो आगे बढ़ते हैं तो इनके आंकिक मान क्या हैं, N1 और N2। और यदि N1 और N2 तथा आप इसे लिख सकते हैं माना तथा इनके, आप लिखते रहिएगा, तथा इनके अलग अलग पद्धतियों के जो मात्रक हैं वो मात्रक के अनुसार जो इनके मान हैं N1 और कितने हैं, N2 हैं, तथा इनके अलग अलग पद्धति के अनुसार आंकिक मान N1 तथा N2 हैं और मात्रक U1 और U2 हैं। आंकिक मान को n से क्यों लिया गया, क्योंकि n से नंबर होता है, नंबर से संख्या होती है। मात्रकों को u से क्यों लिया गया, क्योंकि यूनिट मीन्स मात्रक होता है। तो इनके मात्रक क्या है, U1 और U2 हैं। तो जो हमारी वैल्यू होगी, तो P का मान जो होगा वो पहली पद्धति का आंकिक मान N1 तथा उसका मात्रक U1 और दूसरी पद्धति का मात्रक N2 और उसका आंकिक मान ये N1 आंकिक मान, U1 उसका मात्रक। तो आंकिक मान और मात्रक की जरूरत पड़ती है किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए। N2 दूसरे पद्धति का आंकिक मान और U2 दूसरी पद्धति का मात्रक, ये होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी राशि P है वो उसमें M, L और T शामिल है। M कौन है, लंबाई की बीमा, M द्रव्यमान की बीमा, L लंबाई की बीमा और T समय की बीमा। मान लेते हैं इस राशि जो P हमने ली है इसमें 3 लोग शामिल हैं, M, L और T। अगर हम पहली पद्धति में इनके मात्रक M1, L1 और T1 माने तथा दूसरी पद्धति में इनके मात्रक M2, L2, T2 माने, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि M की घात कोई ना रही हो, कोई ना कोई घात भी इसकी रही होगी। थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करो। जैसे हम लिखते हैं किसी भी राशि का मात्रक, जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं, देखो मीटर लंबाई का है, सेकंड समय का है, तो यहाँ पे लंबाई की घात जो है वो 1 है लेकिन समय की घात ऋण 2 है। हालांकि ये बटे में है तो 2 है, लेकिन ऊपर जाएगी तो ऋण 2 हो जाएगी। तो जो मात्रक होते हैं उसमें घातें भी लगी होती हैं, इसलिए हमें घातों को भी मानना होगा। अगर यही मात्रक हम CGS पद्धति में लिखें सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें माननी होंगी। पहली चीज़ क्या, कि पहली पद्धति के अनुसार इनके जो मात्रक हैं वो M1, L1 और T1 हैं, और दूसरी पद्धति में चूँकि नाम बदल जाते हैं इसलिए M2, L2 तथा T2 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि लिख लीजिए, यदि इस भौतिक राशि में M, L और T
इस भौतिक राशि में m, l और t, a, b और c घात के अनुसार जुड़े हैं। इनकी घातें कितनी हैं? m की घात a, l की घात b और t की घात कितनी है? c है। तथा पहली पद्धति में मात्रक m1, l1 तथा t1 है और दूसरी पद्धति में मात्रक कितने हैं? m2, l2, t2। अगर ऐसा है, आप इसे लिख लिए होंगे, अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा आपका पहली पद्धति के अनुसार P बराबर संख्यात्मक मान कितना है पहली पद्धति में? n1। और जो यूनिट हमने मानी है कि इसमें किसको किसको माना है कि m, l और t शामिल है, तो m, l और t इनकी घातें कितनी कितनी है? a, b और c हैं। ठीक है। तथा अब हम दोनों के मात्रक, जैसे लंबाई के दो पद्धति के मात्रक अलग अलग मीटर और सेंटीमीटर, लिखने का तरीका भी तो अलग होता है। मान लेते हैं जो पहली पद्धति का मात्रक था जिसमें 3 लोग शामिल थे, उनका मात्रक m1, l1 और t1 है। ठीक है। अब दूसरी पद्धति के अनुसार P का मान, दूसरी पद्धति के अनुसार तो P बराबर क्या हो जाएगा? n2, क्योंकि आंकिक मान बदल जाएगा और राशियां वही रहेंगी। यानी कि ऐसा नहीं कि द्रव्यमान मीटर और टाइम है तो वो चेंज होकर के और कोई आ जाएगा, नहीं, रहेंगे वही लोग, लेकिन उनके मात्रक, जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम है तो हो सकता है ग्राम हो जाए, मिलीग्राम हो जाए, है ना। तो घातें भी वही होंगी। ऐसा नहीं, जैसे देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति घंटे का स्क्वायर, तो घात नहीं बदलती। देखो यहाँ द्रव्यमान की घात यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, समय की घात यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो घात नहीं बदलेगी, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे m1 बदल के क्या कर देते हैं? m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। अब आपको यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है, जैसे मैंने दिखाया था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वैसे ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बराबर कर लेते हैं इन्हें, तो ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू m2a, l2b, t2c इज इक्वल टू n1 m1a, l1b, t1c। यहाँ से n2 की वैल्यू निकालेंगे तो n2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n1 m1 बटा m2, m1 बटा m2 की पावर कितनी? दोनों की 1 है। तो अगला l1 बटा l2 की पावर कितनी है? b है। तथा t1 बटा t2 की पावर कितनी है? c है। अर्थात यहाँ से हम n2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये बीमीय विधि द्वारा आपका संपन्न हुआ। अब आपको बता दें बीमीय विश्लेषण की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में तो आपने उपयोग पढ़ लिया, लेकिन कुछ कमियां हैं। जैसे कमियां ये है कि अगर आपको कहीं ट्रिग्नोमेट्री का या लॉगरिथम का क्वेश्चन मिलता है तो उसका विश्लेषण हमारा बीमा नहीं कर पाता है, ये इसकी कमी होती है और कोई दिक्कत नहीं होती है। ये लेसन आपका आज समाप्त होता है और इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको हल करके हमें दिखाना होगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे इस फार्मूले को ऐसे लिख रखेंगे ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो अलग से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आपसे कहा जाए कि
आप 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलो। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहली पद्धति में आप मात्रक देखो मीटर है और सेकंड है। दूसरी पद्धति में मात्रक क्या लिया, किलोमीटर और मिनट लिया है। इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे ये मिनट है, ठीक है ना। आइए, हमें पहली आंकिक वैल्यू कितनी दी गई है, 5, दूसरे की ज्ञात करना है। तो आइए दूसरे की, तो n2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। n1 का मान कितना है, 5 है। m कौन है, द्रव्यमान, जो इसमें है नहीं तो ये तो हमारा गुम हो जाएगा, बचेगा l। L1 मतलब पहले में L1 की वैल्यू किस में है, मीटर में, और मीटर में क्या होता है, मीटर में क्या होता है, एक, चलिए बदलते हैं। तो L1 क्या है, मीटर है, और बटे L2 कितना है भाई, किलोमीटर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। घात, मीटर की घात कितनी या किलोमीटर की, 1, कोई मतलब नहीं। और फिर कौन है, टाइम, t1 की वैल्यू सेकंड की घात 2 है। तो आप पहले तो सेकंड लिखिए, घात यहाँ ऊपर लगाएंगे, और घात 2 नहीं, यहाँ पे घात -2 है, इसलिए आप गलती नहीं करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो घात -2 हो जाएगी। और बटे नीचे कौन है, मिनट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n2 = 5 मीटर। ठीक है, अब मीटर को हमें किस में बदलना था, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। फिर घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेकंड है, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। घात कितनी है, -2 है। अब बस हमारा कैलकुलेशन पूरा हो चुका है। ये हो जाएगा n2 = 5 मीटर से मीटर कैंसिल, 1/1000, और गुणे कितना है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1/60 की घात कितनी लगी हुई है, -2। ये -2 घात नीचे लाएंगे और इसे हल करेंगे। n2 = 5 × 1/1000, और ये आपका जब बटे में आएगा तो पलट जाएगा 60 × 60। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका 6 × 5 = 30/10 = 3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के आप आगे सवाल हल करिएगा। कोई समस्या आए तो हमसे शेयर करिएगा, मैं आपको उसका कैलकुलेशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।